गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की जो हमारी ये सेशन है साइंस की 69th BPSC को फोकस करते हुए, तो जो सीरीज चल रही है हम लोगों की साइंस की, तो देखते हैं आज के सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि कौन सी फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ओके चलिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग, ओके नेत्रदान में दिया गया है, नेत्रदान में कौन सा जो नेत्र का कौन सा भाग है या पार्ट है जो दान किया जाता है। ओके, ऑप्शन है रेटिना, पूरी आंख, कॉर्निया, नेंट्रलिस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप लोग अगर नेत्र जो दान किया जाता है उसमें रेटिना तो होता नहीं है, पूरी आंख थोड़ी दे जाती है, उसमें केवल कॉर्निया, कौन सा पार्ट दिया जाता है? केवल कॉर्निया वाला पार्ट दिया जाता है, केवल कॉर्निया, नेत्र दान में कॉर्निया पार्ट को दान किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यानी सदिश राशि पूछा है? कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है? सदिश राशि पूछा है। वेक्टर यानी सदिश राशि, जिसमें क्या होती है? दिशा का भी ज्ञान होता है ना, माप और दिशा दोनों उसकी जानकारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, जिसमें माप और दिशा दोनों की जानकारी हो है। ओके, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता हो। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है? बल, त्वरण, दाब। ये दाव नहीं है, ये दाब है। ओके, ये दाब है, दाब यानी प्रेशर। आप इंग्लिश वाले को मैंने कहा है कि हिंदी वाले टर्म्स को ना देख करके कोशिश कीजिए इंग्लिश वाले टर्म्स को साइंस में देखने के लिए। फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, मोमेंटम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, एक छोटा सा ट्रिक तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें अ आता हो, ओके जिसमें वो आता हो वो क्या होता है? वो आपका सदिश राशि होती है। जिसमें एक्सेप्शनल है आपका, एक्सेप्शनल हो गया जैसे विद्युत की धारा हो गई, दाब हो गई, ये सब एक्सेप्शनल होते हैं जो आपके अदिश राशि में आते हो। ओके, अदिश राशि में यानी स्केलर क्वांटिटी में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। क्यों? क्योंकि बल, फोर्स जो है आपका क्या है? बल, त्वरण और गति, ये सभी के सभी क्या है? सदिश राशियां हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक जो है, कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए तापमान पर सभी गैस अणुओं के लिए समान है? कौन सी, जितनी भी आप देख रहे हैं जो भौतिक मात्रा जो दी गई है उसमें तापमान पर सभी गैस अणुओं के लिए, ओके सभी गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए समान होती है। देख लेते हैं कौन है? चाल, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा, संवेग। तो यानी स्पीड, मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके। कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए तापमान पर, क्योंकि बोल रहा है ना तापमान पर, ओके तापमान पर सभी गैस अणुओं के लिए समान है। यानी कौन सी जो जितने भी आपके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए समान होती है, तो क्या होगा वो? काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस पर सभी गैस अणुओं के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है, डायरेक्टली यानी समानुपाती होगा ये टेम्परेचर के, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके सीधे तापमान से ये समानुपाती होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर सॉरी, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक यानी क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे आप नॉर्मली से सोचिए, ऐसे ये मत सोचिए कि किताबी भाषा के अनुसार, ऐसे मत सोचिए। अगर आप अपने घर में, बर्फ सबके घर में होता ही है ना, फ्रिज होता है, तो बर्फ को देखिएगा, अगर आप उसमें नमक, ठीक है अगर आप नमक को मिला देते हैं बर्फ में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एक नेचुरल सा चीज है, एक ऐसा है जो आप अपने घर में भी ट्राई करके देख सकते हैं, जिसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते। साइंस क्या है?
नथिंग, इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। तो नमक को अगर बर्फ के साथ मिलाते हैं तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिला के देखेंगे तो अप्रभावित रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है रिमेन्स अनअफेक्टेड, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, फर्स्ट इट डिक्रीजेज देन इट इंक्रीजेज। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, अगर आप उसमें नमक मिला देते हो बर्फ में, तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो क्या होता है, घटने लग जाता है। ओके, ये क्या होता है, घटता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट है, अपने घर में आप करके देख लीजिएगा। बर्फ का टुकड़ा लेकर के उस पर नमक लगा के देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत का धनात्मक है, विद्युत का धनात्मक है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो कौन सा है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर जो एक प्रकार का डिवाइस है, ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस जो होता है उसमें क्या चीजें होती है, यानी वो विद्युत शक्ति को बढ़ाता है, यानी विद्युत शक्ति यानी बूस्ट इलेक्ट्रिक पावर, वोल्टेज को बढ़ाता है, इंक्रीजेस द वोल्टेज, वोल्टेज को घटाता है, डिक्रीजेस द वोल्टेज, या फिर वोल्टेज को मापता है या मेजर्स करंट एंड वोल्टेज। ओके, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल 4, तो 4 में क्या दिया गया है, करंट और वोल्टेज को ये मापता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं, कभी कभी आप लोगों ने कहा होगा ट्रांसफार्मर उड़ गया, या ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है क्या है इसका, कि जो डिवाइस है उसमें होता क्या है, तो इट ओनली क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। ओके, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ओके, राइट आंसर यानी सी 2 एंड 3 ये दोनों आंसर हो जाएंगे। वोल्टेज को बढ़ाता है प्लस वोल्टेज को घटाता है, ये विद्युत शक्ति को बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक पावर को ये बढ़ा देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम है, यानी वेवलेंथ बोला है सबसे कम है। वेवलेंथ क्या है, सबसे पहले ये समझें कि वेवलेंथ है क्या, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है। ओके, चलिए ये हो गया। अब ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रफ। ओके, ट्रफ। तो ये यहां से यहां जो आप देख रहे हैं, इस एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो दूरी हो गई, इसे वेवलेंथ यानी इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और इसे ही वेवलेंथ बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। तो पूछा गया है किसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बीपीएससी के लिए, चाहे वो अदर कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना, वहाँ थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन को पेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो थोड़ा आने की संभावनाएं रहती हैं। ओके, बीपीएससी का एग्जाम हो गया या वनडे एग्जाम हो गया, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ लेता है कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी है, सबसे अधिक किसकी है, या आप वेवलेंथ किसको बोला जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन पे, क्या दिया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रे। एक्स रेज की जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम है, लेकिन अगर सवाल ये पूछ ले कि इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी, ये तो कम हो गया, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य अगर सवाल ये पूछता है तो मैं यहां लिख दे रही हूं, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, गामा किरण की है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, और इसलिए इसकी जो भेदने की क्षमता है, यानी इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो अधिक होती है, क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ अधिक होती है, ये यू मतलब ऐसे 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 करके बहुत स्पीड से इसकी हो गई, तरंग दैर्घ्य इसकी अधिक हो गई, तो इसका जो भेदने का क्षमता होता है वो भी अधिक होता है। गामा रेज के, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, गामा रेज है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, इसलिए इसकी विदन क्षमता भी अधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव्य एवं गैस, ओके, ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस में भी द्रव्य में भी। इसका ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और जो बच्चे गलत करके आते हैं वो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन गलत करते हैं। मेटल, अब मेटल क्या है, मेटल जो होगा वो धातु है, धातु जो होता है वो क्या होगा, ठोस होता है ना, धातु ठोस होता है, गैस फॉर्म में तो नहीं आएगा। चलिए, तो ये हो गई धातु हो गया, अधातु हो गया, नॉन मेटल्स हो गए, निष्क्रिय गैस। तो जो वर्ड में गैस लगा है तो वो तो गैस हो गया, तीनों फॉर्म में कहा हुआ, वो तो केवल गैस फॉर्म में हो गया, है ना, जिसमें गैस वर्ड है वो केवल गैस फॉर्म में हो गया, ना कि वो ठोस है ना तरल है, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बात आती है उपधातु की। उपधातु, उपधातु मतलब क्या हो गया, जो किसके किसके बीच का, धातु और अधातु से, तो क्या हो गया, उपधातु, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या रह गया है, अधातु इज योर राइट आंसर। नन मेटल्स, जो नन मेटल्स होते हैं वो ठोस में भी हैं, द्रव्य में भी हैं और गैस में भी हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में, यानी जो आपके मॉडरेटर जो होता है, में किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको मॉडरेटर के रूप में या मंदक के रूप में यूज किया जाता है, ओके, ग्रेफाइट, रेडियम, हैवी वाटर, बोरोन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर मैंने ऑप्शन ई पढ़ा है दैट मीन्स शायद वहां पर ऑप्शन ई ही आंसर होगा, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। क्यों होगा एक से अधिक, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें मंदक के रूप में दो चीजें यूज होती है, एक तो आपका ग्रेफाइट हो गया और दूसरा आपका भारी जल, हेवी वाटर, यानी D2O, ओके, या D2O। अगर क्वेश्चन में दोनों का यूज होता है, ग्रेफाइट का भी और भारी जल का भी, अगर क्वेश्चन में केवल ग्रेफाइट दे तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट आंसर होगा, भारी जल दिया है तो भारी जल होगा, और अगर बिहार पूछा है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, ठोस पूछ लिया है, ऑडोफॉर्म, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ठोस पूछा है। कौन कौन लोग हैं जो ईथर का यूज कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज होता है, ठीक है, और क्या है इथाइल अल्कोहल। तो इसमें से पूछा है ठोस कौन सा, ऑडोफॉर्म है भाई, ऑडोफॉर्म। ऑडोफॉर्म क्या है, ठोस है। ये सब एक प्रैक्टिकल लाइफ, ये सब हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है ये सब, है ना। ये सब अगर नहीं ऐसा लगे तो आज ही जाकर के एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, निकालिएगा, ईथर की बोतल निकाल लीजिए, क्लोरोफॉर्म को देख लीजिए, ओके, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल क्या होगा, ठोस थोड़ी होता है अल्कोहल। तो चलिए हो गई। तो ये सब चीज बस समझने की, थोड़ा समझ में आ जाए तो अपने आप ही इसे रटना, ध्यान कुछ नहीं, बस दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण होता क्या है, जो क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है। सॉलिड होता है और लिक्विड, ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड को जो पृथक्करण करने का सिद्धांत आप बोल सकते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड यानी ठोस तरल, ओके, सेपरेशन आप जान लें, या इसका पृथक्करण, ओके, या सेपरेशन, ओके। आप लोगों ने अपने लैबोरेटरी में अपने मतलब जो स्कूल कॉलेज के टाइम पे इस लैब में यूज किया होगा, क्रिस्टलाइजेशन किया होगा। क्या करते हैं कि सॉलिड और लिक्विड, जो ठोस तरल, जो पृथक्करण करने की जो तकनीक होती है, ओके, यानी ठोस को तरल से जो अलग करने की तकनीक होती है, उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन, ओके, ठोस को तरल से अलग करने की तकनीक को, पृथक्करण करने की तकनीक को, ठीक है, क्या बोला जाता है, पृथक करने की जो तकनीक होती है, जिस रूप से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको बोला जाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ओके, पृथक्करण करने की तकनीक। ओके, चलिए
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक प्रकार किसका उदाहरण है? फिजिकल चेंजेस का, केमिकल चेंजेस का, केमिकल रिएक्शन का, या गैल्वेनाइजेशन का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक फिजिकल चेंज होता है। ओके, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड किसके लिए यूज होता है? फोटोग्राफी में। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड किस में यूज होता है? फोटोग्राफी में। क्लियर? पोटेशियम नाइट्रेट किस में यूज होता है? बारूद में। मैग्नीशियम सल्फेट माचिस में। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में। तो पूछा गया है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी क्यों होगा? ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि जो मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट है, फर्स्ट थिंग, ये जो पोटेशियम टार्ट्रेट है ना, इसी का उत्पाद जो क्या बोल सकते हैं, बाई प्रोडक्ट होता है मैग्नीशियम, मोनो पोटेशियम इसी का बाई प्रोडक्ट होता है। पोटेशियम जो टार्ट्रेट है, पोटेशियम टार्ट्रेट का बाई प्रोडक्ट है क्या? मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट। अब क्या होता है, इसकी एक बाई प्रोडक्ट होती है, इसकी क्या होती है बाई प्रोडक्ट? कौन सी है? वाइन। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? इस मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज किस में किया जाता है? वाइन में। वाइन यानी शराब, शराब में। क्लियर? चलिए हो गया, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टिंचर, टिंचर आयोडीन है। टिंचर जो है एक आयोडीन है। क्या क्या दिया है? आयोडीन का जलीय विलयन, आयोडीन का एसिटिलीन के साथ विलयन, और क्या दिया गया है? आयोडीन का बेंजीन के साथ विलयन, आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिंचर आयोडीन होता क्या है। टिंचर आयोडीन, ओके, टिंचर आयोडीन क्या है? टिंचर आयोडीन ये ना एक प्रकार का एंटीसेप्टिक घोल होता है, एंटीसेप्टिक घोल होता है। ओके, क्या है ये? एक प्रकार का एंटी, इसे आप बोल सकते हैं एंटी सेप्टिक घोल। एंटीसेप्टिक घोल का अब जब टिंचर आयोडीन क्या हो गया? एंटीसेप्टिक घोल हो गया। दैट मीन्स एंटीसेप्टिक घोल हो गया। अब इसमें बोला गया है आयोडीन है, ये तो है टिंचर, टिंचर आयोडीन क्या हो गया? एंटीसेप्टिक घोल हो गया। अब जब एंटीसेप्टिक है तो इसका पर्पस क्या होगा? किसी ना किसी घाव में या कट उठ जाने में ही यूज होगा। ओके, इस एंटीसेप्टिक का क्या मतलब हो गया? कि घाव में या कट वट जाए तो वहां यूज होगा। एंटीसेप्टिक का मतलब तो यही होता है ना कि अब दूसरा बोला है घोल, दूसरा वर्ड क्या है? घोल है। तो ये घोल है तो किसका है फिर? घोल अगर है तो किसका है? तो एथनॉल प्लस पानी का मिश्रण। घोल में क्या है? एथनॉल है, एथनॉल प्लस पानी। ठीक है, एथनॉल प्लस पानी का बोल सकते हैं। पानी के मिश्रण में क्या किया जाता है? ये जो एथनॉल है और पानी, इन दोनों के मिश्रण में क्या करते हैं? पानी के इस मिश्रण में क्या कर जाता है? सपोज क्या क्या कर दिया गया, एक जगह एथनॉल ले लिया गया, पानी ले लिया गया, और उन दो उसके मिश्रण में क्या करते हैं? जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? नमक। आयोडीन नमक है ना। उसको क्या किया जाता है? इन दोनों के मिश्रण में आयोडीन को तोड़ दिया जाता है। आयोडीन को भंग कर दिया जाता है। भंग करना या तोड़ना। ओके, तोड़ना या घोल है तो घोल दिया जाता। आप ऐसे सोच लें कि आयोडीन को लेकर के घोल देना, या घोल दिया गया। ओके, घोल दिया गया। तो इससे क्या तैयार हो गया? इससे क्या तैयार हो गया? ये एक एंटीसेप्टिक घोल तैयार हो गया। ठीक है, एंटीसेप्टिक घोल तैयार हो गया। अब इसको करेगा क्या? इस एंटीसेप्टिक घोल को क्या करेगा? तो शरीर में कहीं पे भी कोई घाव हो, शरीर में कोई घाव हो या कट गया हो, ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझ में आया ना? टिंचर आयोडीन, आयोडीन को क्या करता है? एथनॉल और पानी के मिश्रण में लिया, उसको घोल दिया या तोड़ दिया, किसी भी रूप से उसका घोल को तैयार कर दिया इस घोल में। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? एंटीसेप्टिक। ओके, दूसरा वर्ड क्या है? एंटीसेप्टिक। इसमें क्या करता है? इस घाव को क्या करता है? कीटाणुरोधी के रूप में। घाव, शरीर में घाव हो या कट हो तो इसका यूज क्या कहता है? कीटाणुरोधी के रूप में फिर इसका यूज किया जाता है। कीटाणुरोधी के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्या है? कीटाणुरोधी के रूप में इसको यूज किया जाता है। क्लियर?
कीटाणुरोधी के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी टिंचर आयोडीन क्या हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हमारे क्वेश्चंस पे कोई क्वेश्चन पूछा क्या था, तो क्वेश्चन क्या है, आयोडीन का जलीय विलयन यानी एक्व सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जलीय विलयन हो गया। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन विथ एसिटिलीन, एसिटिलीन का कोई रोल नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन विथ बेंजीन, नॉट इंपॉर्टेंट। अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, तो जब एथनॉल के साथ पानी मिला है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक सोल्यूशन। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी खाने की वस्तुओं को कौन सा पदार्थ है जो प्रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ओके, सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा एक बहुत नॉर्मल सा वर्ड, कभी कभी अगर सॉल्ट दे दे तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं, हम लोग किस पे जाते हैं, हमारा ध्यान इस टाइप के वर्ड्स पे जाता है। लेकिन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स में और क्या क्या आएगा, किन चीजों को के द्वारा किया जाता है, और क्या आएगा, सॉल्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट भी काउंट होगा। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ओके, और विनेगार आप लिख सकते हैं, विनेगार का भी यूज, क्योंकि सपोज अगर क्वेश्चन में सोडियम बेंजोएट नहीं दिया गया, ओके, सोडियम बेंजोएट नहीं दिया गया और अगर आपका दे दिया गया उसकी जगह विनेगार दे दिया गया, विनेगार दे दिया गया या सॉल्ट दे दिया गया, तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे। ओके, क्लियर। विनेगार हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह से आप वर्ड्स को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, या कैल्शियम प्रोपनेट हो गया, कैल्शियम प्रोपनेट भी लिख सकते हैं, कैल्शियम, इसको भी एक वर्ड को आप लिख लें बाई चांस अगर ये आ जाता है, कैल्शियम प्रोपायोनेट। ओके, एंड पोटासियम सॉर्बोनेट, कैल्शियम प्रोपनेट, पोटासियम सॉर्बोनेट, पोटासियम सॉर्बोनेट। इनमें से कोई भी सॉर्बोनेट, इनमें से कोई भी वर्ड रहे तो क्या होगा, ये सब के सब क्या है, ये सब क्या है, इनका यूज कहाँ पे है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स में। प्रिजर्वेशन ऑफ यानी खाद्य पदार्थ जो होता है, जो पैकेट में आता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, इनमें से कोई भी आप अगर आप ले लेते हैं सबका यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व यानी प्योर एलिमेंट किसे कहा गया है, कांच को, सीमेंट को, सोडियम, बालू। तो जो शुद्ध तत्व होता है सबसे पहले वही होता क्या है, शुद्ध तत्व क्या होता है। ओके, जो शुद्ध तत्व होता है, शुद्ध तत्व का मतलब क्या होता है, शुद्ध तत्व जैसे आप ये सोच ले, प्योर दूध, हम लोग बोलते हैं ना प्योर दूध, दूध वाला जब घर में दूध पहुंचाने आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया प्योर दूध देना। इसका मतलब क्या है, एक पैसे की भी मिलावट उसमें नहीं चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से शुद्ध तत्व भी क्या होता है, केवल एक ही परमाणु से बनेगा, एक प्रकार के परमाणु से ही बना होगा, इसमें दूसरे किसी का मिलावट नहीं होता है। इसमें भी क्या होता है, केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बना, उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध तत्व। इसको आप लिख सकते हैं केवल, इसको थोड़ा सा पेन को और मैं हल्का पतला कर रही हूं, एक ही तरह के परमाणुओं से बना, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध तत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या हो गया, या फिर एक तरह का परमाणु होगा, या फिर जो परमाणु का जो आप देख सकते हैं नाभिक में, ठीक है, अगर, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, वो समान होगी। ठीक है, नाभिक में समान संख्या में मतलब या तो परमाणु से बना होगा, या फिर एक वर्ड और ध्यान रखिएगा इसके लिए, ठीक है, वो फैक्ट हो जाएगा कि या तो एक तरह की परमाणु से बना है, या परमाणु में जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक होता है, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, या और लिख देती हूँ। ओके, और जो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो नाभिक या न्यूक्लियस होता है, ओके, या न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, जो प्रोटॉन होते हैं वो एक समान संख्या में होते हैं। ठीक है, समान संख्या में प्रोटॉन होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में प्रोटॉन, ओके, समान संख्या में प्रोटॉन होंगे। क्लियर। अब ऑप्शन दिया है कांच, सीमेंट, सोडियम, बालू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सोडियम, सोडियम, सोडियम में कोई और मिलावट नहीं है, यानी ये प्योर है, ठीक है। सोडियम बिल्कुल एक ही परमाणु से बना हुआ है। सोडियम, कांच में तो डिफरेंट तरह के मिले होते हैं, तभी कांच बनेगा, सीमेंट में भी होते हैं, बालू में भी होते हैं, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सोडियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? हु propounded the law of the triples related to the classification of element? लेथर मेयर, न्यूलैंड, मैंडलाइफ, डॉपरेंडिस। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉपरेंडिस, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डॉपरेंडिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन धातुओं का राजा है? ओके, किंग ऑफ मेटल्स कौन है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। भाई कौन हो सकता है धातुओं का राजा? कौन हो सकता है? इस क्वेश्चन को ऐसे ही बता दीजिए, इन प्रैक्टिकली लाइफ का ही बताइए कि इसमें क्या होगा। धातुओं का राजा किसको माना जाएगा? गोल्ड को माना जाता है ना, सोना को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो एक दिन मैं क्लास में आप लोगों को करवाई थी B2, B3, B5 ऐसे करके B6 का मैंने करवाया था। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लाविन, रेटिनॉल, थाइमिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। ओके, दूसरा क्या है? रेटिनॉल। तो ये क्या होगा? रेटिनॉल किसका है? विटामिन A का है। ये किसका है? विटामिन A का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, ओके, एंड थाइमिन विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होती है? विटामिन B1 की कमी से थाइमिन, यानी जिसे रासायनिक नाम थाइमिन बोला जाता है, B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थाइमिन हो गया। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, है ना, बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपास्थि निम्नलिखित यानी कार्टिलेज, जिसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्टिलेज जो है इसमें से किसमें नहीं पाया जाता है? कंठ में, नासिका में, कर्ण में, मूत्राशय में। तो जो कार्टिलेज होता है वो आपके कर्ण में यानी ईयर्स में जो ये जो इसमें होते हैं ना, इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, उपास्थि इसमें नहीं होती, कार्टिलेज इसमें नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, रक्त सीरम में एल्ब्यूमिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, इसका निर्माण कहाँ होता है? रक्त का जो सीरम होता है उसमें कौन सा एल्ब्यूमिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है? तो कहाँ पर होगा? रक्त की बात है तो हार्ट, लंग, लिवर और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर निर्माण होता है? लीवर में। लीवर में रक्त सीरम एल्ब्यूमिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है और इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वह कोशिका झिल्ली और न्यूक्लिक एसिड का एक घटक है? कौन सा खनिज बोला है जो कोशिका झिल्ली के लिए भी है और न्यूक्लिक एसिड के लिए भी, यानी सेल मेम्ब्रेन के लिए भी है और वो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी है? जस्ता, जिंक, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ध्यान रखिएगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, फास्फोरस जो है, फास्फोरस, इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था विटामिन C, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो क्या होगा? विटामिन C। विटामिन C को हम लोग किससे जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन A का तो रेटिनॉल होता है ना। विटामिन B के बहुत सारे पार्ट्स हैं, B1, थाइमिन वगैरह हो गया। चलिए, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, आज हमारे पास केवल 22 क्वेश्चंस थे साइंस में। एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि आप लोग जैसे साइंस का आज आप लोग जब वीडियो अपलोड होगी देखेंगे ही, तो क्या आप प्रीवियस क्लास की भी रिवीजन करते हैं? रिवीजन जरूर कीजिएगा। वीडियो अपलोड जब आप होने के बाद, जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोग तो देखेंगे ही, लेकिन देखने से पहले जो प्रीवियस क्लास में साइंस पढ़ाया गया है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, एज मच एज आप रिवीजन क्या करें, एज मच एज, और अगर आप डेली सपोज आज मैंने एक क्लास ले लिया, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, आज की क्लास का सपोज 10 मिनट का मैंने वीडियो लिया, ठीक है, वीडियो अपलोड है 10 मिनट की। कल आप क्या करेंगे? उसी 10 मिनट को आप पहले रिकॉल करेंगे, ध्यान रखेंगे कि क्या क्या था उसमें, रिवीजन पूरा करना है। जब आप डे आफ्टर टुमारो यानी परसों उसी चीज को करेंगे, आज वाली क्लास को, जैसे आज मंडे है और फिर से अगर वेडनेसडे को मंडे वाली क्लास का अगर रिवीजन करते हैं तो इट विल टेक 7 मिनट्स और 8 मिनट्स। ये कितना टाइम लगेगा आपको? 7 से 8 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार रिवीजन कर चुके हैं। इट विल टेक लेस टाइम and you will get more and more you can say more and more what I will say means मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को जो आपके मैटर्स जो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, एज मच एज यू विल गेन। ओके, आपको मतलब ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएंगी। एज मच एज यू विल गेन, टेक लेस टाइम, गेन
एज मच एज, ओके, अधिक से अधिक आप गेन कर पाएंगे। तो थोड़ा इसलिए रिवीजन को मैं बार बार बोलती हूँ कि रिवीजन मस्ट है। आज अगर आप लोग देख भी लिए क्लास को तो क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस रिवीजन नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है फिर नया देखने का, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगेन यू विल लॉस्ट, अगेन यू विल लॉस्ट, ओके। तो इसका थोड़ा ध्यान रखा कीजिए कि रिवीजन एज मच एज किया करें। तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।